हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एसएसटी विद दीपशिका यादव। आज की क्लास में हम एचटेट 2020 का टीजीटी एसएसटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2021, 22 और 23 का पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आगे की वीडियोज़ भी आप देख सकें। ठीक है, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 91 है। इसको क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इज़ द फाउंडर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे उन इनमें से किस एक बैंक के संस्थापक थे? वो कौन से बैंक के थे? कमर्शियल बैंक पाकिस्तान, कोऑपरेटिव बैंक इंडिया, ग्रामीण बैंक बांग्लादेश या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे ना, वो कमर्शियल बैंक पाकिस्तान के थे फाउंडर, संस्थापक। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वन दे रखे हैं, वन मतलब फॉरेस्ट बता रखे हैं और उनमें कौन से ट्री मिल रखे हैं ये बताया है, मगर हमें ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मानसूनी वन में साल के वृक्ष मिलते हैं, बिल्कुल सही। मैनग्रोव फॉरेस्ट में सुंदरी के पेड़ मिलते हैं, ये भी सही है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में रोजवुड मिलती है, ये भी सही है। अल्पाइन में टीक, सागवान, जो अल्पाइन में है ना वो टीक नहीं मिलती है। टीक कहाँ मिलती है? पर्णपाती वनों में टीक मिलती है, अल्पाइन वनों में नहीं मिलती है। तो इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। टीक के वन कहाँ मिलते हैं? पर्णपाती वनों में, डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 93, सूची और अंतर वस्तुओं में के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। देखो, आपको पता होगा ना, जो हमारा शेड्यूल 7 है, 7th शेड्यूल जो है उसमें 3 लिस्ट दे रखी है, 3 लिस्टें हैं ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये वही लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे कि कौन सी लिस्ट में कौन सी चीज़ें मेंशन है ये बताना है हमें, और इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची में कितने विषय आते हैं? 61। ठीक, संघ सूची में 100 आते हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं, सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, जो राज्य सूची में सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस और शिक्षा, जो शिक्षा विषय है ना, ये राज्य सूची में नहीं आता है, ये समवर्ती सूची में आता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, संघ सूची में नागरिकता और परमाणु ऊर्जा आती है, बिल्कुल सही, ये सही है। समवर्ती सूची में विवाह और नागरिक प्रक्रिया आती है, ये भी सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी और सी। क्वेश्चन नंबर 94, यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है तो इफ द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज बिलो द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इट वुड बी एक्सपेक्टेड दैट। जब वास्तविक बेरोजगारी दर ज़्यादा होगी और बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कम होगी तो फिर क्या होता है? ठीक है, ये बताना है हमें। तो मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी, मजदूरी गिर जाएगी, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर गिर जाएगी, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आएगी। तो वास्तविक बेरोजगारी दर जब ज़्यादा होती है और बेरोजगार की प्राकृतिक दर कम होती है तो फिर उस टाइम क्या होता है? इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, महंगाई बढ़ती है, तो मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 95, हिमालय के निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है? बनिहाल, बारालाचाला, बॉमडिला, जेलेबला। पश्चिम से पूर्व लगाना है, मतलब ऐसे। ठीक है, ये इधर वेस्ट पड़ता है और इधर ईस्ट। ठीक, तो
बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? जो बनिहाल दर्रा है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक। बारालाचला कहाँ पर है? बारालाचला हिमाचल प्रदेश में है। बॉमडिला कहाँ पर है? बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और जेलेपला कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है, जेलेपला सिक्किम में है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना है, तो सबसे पहले पश्चिम में क्या आता है? जम्मू कश्मीर आता है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? बनिहाल आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या आता है? हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम पड़ता है, और फिर आंध्र प्रदेश पड़ता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अ ब द स। तो कौन से ऑप्शन में है ये अ ब द स? डी ऑप्शन में, ए बी डी सी। ठीक है ना। किस आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पाई जाती है? इन विच इकोनॉमिक सिस्टम डू वी फाइंड कंज्यूमर सॉवरेनिटी? समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद या साम्यवाद में? तो ऐसी कौन सी आर्थिक प्रणाली होती है जिसमें उपभोक्ता की सार्वभौमिकता सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो वो कौन सी प्रणाली होती है? पूंजीवाद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा एक नगर पूर्व का शिराज के नाम से जाना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज नॉन एज शिराज ऑफ ईस्ट? इसको शिराजे शिराजे हिंद भी कहते हैं शायद। शिराजे हिंद भी कहते हैं। तो कौन से शहर का, कौन से एक नगर को शिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है? जौनपुर, आगरा, लाहौर, लखनौती। तो जो जौनपुर है ना, इसी को पूरब का शिराज या शिराज हिंद कहा जाता है। कहाँ पर पड़ता है जौनपुर? वाराणसी में पड़ता है। ठीक है ना। जौनपुर कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सी अध्यारोपित नदी नहीं है? दामोदर, सोन, सतलज या स्वर्णरेखा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर इम्पोज्ड रिवर? तो कौन सी रिवर सुपर इम्पोज्ड रिवर नहीं है? सतलज रिवर। ठीक है, सतलज रिवर एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र वाली रिवर है। ठीक है ना। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है? 72, 102, 108 और 111। तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि जॉइंट सेशन से रिलेटेड है? वो आर्टिकल है 108। आर्टिकल 72 में क्या है? आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट की जो क्षमा करने की शक्ति होती है ना, वो है। आर्टिकल 102 में क्या है कि जब हम वो पढ़ते हैं ना, गवर्नर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसमें हम वो पढ़ते हैं ना कि किसी लाभ के पद पर ना हो, तो जो अगर वो लाभ के पद पर होगा तो उसका जो डिसक्वालिफिकेशन होगा ना, वो चीज़ आर्टिकल 102 में है। ठीक है। और आर्टिकल 111 में क्या है? वीटो पावर। वीटो पावर आर्टिकल 111 में कितने प्रकार की वीटो पावर होती है? 3 प्रकार की वीटो पावर होती है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। इंडिया में 3 प्रकार की है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 मतलब 100, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लो ऐसक की खाने और राज्य और प्रदेश। डल्ली और राजहरा झारखंड में, बाबा बुदन पहाड़ियाँ कर्नाटका में, करीमनगर तेलंगाना में, नोआ मुंडी और गुआ झारखंड में। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो ये डल्ली और राजहरा है ना, ये झारखंड में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो यही इसमें सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। मतलब झारखंड की जगह यहाँ पे छत्तीसगढ़ आएगा, और ये सही सुमेलित नहीं है। मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, इसको कौन प्रकाशित करता है? यूएनडीपी प्रकाशित करता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 यूएनडीपी। फर्स्ट टाइम कब की थी इन्होंने रिपोर्ट को पब्लिश? 1990 में की थी। और किसने करी थी? महमूब उल हक ने और अमर्त्य सेन ने। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुल जनसंख्या के मुस्लिम धर्म के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? असम, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप या केरल? तो कौन से यूटी में
सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो मुस्लिम धर्म के लोगों की है लक्षद्वीप में है, ठीक है ना। लक्षद्वीप में 96.58% पीपल्स हैं जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं लक्षद्वीप में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 103, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोगों का शासन। तो ये कैसी शासन की पद्धति हो गई? किसके हाथ में है पावर, हाथों में होती है अंतिम सत्ता जो फाइनल पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? भीड़ के, जनता के, राजनेता के या लोक सेवा के? तो किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है, द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा शासन, जनता के द्वारा शासन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह का चयन कीजिए। इनमें से ये बताना है कि कौन सी इंडियन एमएनसीज ग्रुप है, ठीक है ना। इन्फोसिस, सन फार्मा, टाटा मोटर्स और फोर्ड। जो फोर्ड है ना ये अमेरिकन कंपनी है, बाकी तीनों क्या है? इंडियन कंपनीज हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फोर्ड कहाँ की? अमेरिकन कंपनी है, बाकी इन्फोसिस, सन फार्मा और टाटा मोटर्स इंडियन कंपनी है। शीत ऋतु में पश्चिमी हिमालय अधिकतर वर्षा प्राप्त करता है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से या संवहनीय वर्षा से। तो जब सर्दियों के टाइम पे जो बारिश होती है पश्चिमी हिमालय में, वो कौन सी रेनफॉल के थ्रू होती है ये बताना है हमें। तो क्या होता है ना, उस टाइम जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है ना उसके थ्रू होती है जो भी बारिश होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभों से। क्वेश्चन नंबर 106, तारकुंडे समिति 1975 का संबंध था समावेशी विकास से, आर्थिक सुधारों से, कृषि सुधारों से या निर्वाचन सुधारों से। तो जो तारकुंडे समिति बनी थी 1975 में, जो उसका जो संबंध था ना वो इलेक्टोरल रिफॉर्म से था, मतलब कि निर्वाचन सुधारों से था। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन 4। फ्रांस की क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही विकल्प चुनें, ठीक है। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था इसके कुछ इंसिडेंट्स बता रखे हैं, उसको हमें सही से अरेंज करना है, ठीक है। तो बास्तिल का पतन, फॉल ऑफ बेस्टाइल कब हुआ था? 15 जुलाई 1789 को हुआ था ये, 15 जुलाई 1789 को हुआ था। राष्ट्रीय असेंबली का गठन, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली कब हुआ था? 13 जून 1789, 13 जून 1789, ठीक है ना। और फ्रांसीसी गणराज्य का गठन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक, ये कब हुआ था? 21 सितंबर 1792, 21 सितंबर 1792 को हुआ था ये। और मानव के अधिकारों की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, 26 अगस्त 1789। तो क्या हो जाएगा आंसर? सबसे पहले क्या हुआ था? राष्ट्रीय असेंबली का गठन हुआ था, ऑप्शन बी सबसे पहले आएगा। उसके बाद 15 जुलाई को फॉल ऑफ बसाइल हुआ था, ठीक। फिर मानव अधिकारों की घोषणा हुई थी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन हुआ था। फिर फ्रांसीसी गणराज्य का गठन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा BADC, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था? कलकत्ता 1929, लाहौर 1930, लाहौर 1929 या कराची 1930। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग थी, पूर्ण स्वराज की, वो कब कौन से अधिवेशन में मांगी गई थी? जो लाहौर का 1929 का अधिवेशन हुआ था उसमें मांगी गई थी, ठीक है। और इस अधिवेशन के प्रेसिडेंट कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में बॉम्बे में हुई थी। किसने करी थी? एहो ह्यूम ने करी थी। कुछ कुछ बातें एक्स्ट्रा भी याद रखनी है हमें हर क्वेश्चन से रिलेटेड। 109 नंबर क्वेश्चन, एक अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय समस्या नहीं है? देखो, एक इकोनॉमी होती है ना, उसकी कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो 3 प्रकार की होती हैं वो, कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ठीक है। कहाँ उत्पादन किया जाए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका आंसर भी यही है। क्वेश्चन नंबर 110, भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है केंद्र सरकार द्वारा, भारत के औद्योगिक वित्तीय निगम द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा। तो जो भारत में मौद्रिक नीति बनाता है वो कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 110। जो सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है, ये किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, कार्ल फेडरिक ने दिया था, या जेएस मिल ने दिया था? तो जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया था वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जो जुडिशरी है, इन तीनों के बीच में जो पावर्स हैं उसका क्या होना चाहिए? सेपरेशन होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव लॉस को बनाती है, लेजिस्लेटर लॉस को बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन्हें एग्जीक्यूट करती है, लागू करती है, और जुडिशरी क्या करती है? कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करती है। तो इनकी जो शक्तियां हैं इनका बंटवारा होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए। ये बात बोली थी मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट? शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लचीला संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो कौन से इसमें एक संघीय शासन प्रणाली के लक्षण है? क्वेश्चन नंबर 112 का जो आंसर होगा, सॉरी 112 ही तो है, 112 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1, 2 एंड 4, ऑप्शन 3। शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका एक संघीय शासन प्रणाली का लक्षण है। देखो, जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं वो उससे कौन से बैंक स्पॉन्सर करते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परियोजित हैं, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या भारत सरकार द्वारा। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं इनको कौन स्पॉन्सर करता है? इनको जो नेशनलाइज कमर्शियल बैंक होते हैं ना, ये स्पॉन्सर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। और कितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं इंडिया में? 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखना। 114 नंबर क्वेश्चन, मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दर होनी चाहिए बढ़ती हुई, घटती हुई, स्थिर, उतार चढ़ाव युक्त। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो टैक्स रेट्स कैसे होने चाहिए? इंक्रीज होने चाहिए, डिक्रीज होने चाहिए, या सेम रहने चाहिए, या फ्लक्चुएटेड रहने चाहिए? तो कैसे होने चाहिए? बढ़ते हुए होने चाहिए, ठीक है। नबार्ड का अर्थ है, नबार्ड का क्या अर्थ होता है? नेशनल बिजनेस फॉर अकाउंटिंग एंड रिव्यूइंग, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एरोनॉटिक्स एंड रडार डेवलपमेंट, नेशनल ब्यूरो फॉर एयर एंड रोड ट्रांसपोर्ट। तो नबार्ड का क्या मतलब होता है? ऑप्शन 2, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होते हैं ये। निम्नलिखित में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कॉज ऑफ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट? जो चक्रीय बेरोजगारी होती है उसका प्रमुख कारण क्या होता है? वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में एक सामान्य कमी, कामगारों का देश में उन हिस्सों में
उन हिस्सों जहां काम उपलब्ध है जाने की अनिच्छा, कुशलता के अभाव के कारण व्यवसाय बदल पाने की नाकाबिलियत, मजदूरों में रोजगार के अवसरों की जानकारी का अभाव। तो चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है ना, जब किसी चीज़ की डिमांड कम हो गई और उसका प्रोडक्शन कम हो गया, उसका प्रोडक्शन बंद ही हो गया समझ लो, अगर किसी चीज़ की डिमांड ख़त्म हो गई, तो जो लोग उस चीज़ में काम कर रहे थे, उस प्रोडक्शन में लगे हुए थे, वो लोग तो बेरोजगार हो गए। ठीक है ना। तो जब किसी वस्तुओं और सेवाओं की मांग में सामान्य कमी आती है तो उसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है ना। कौन से विभाग में या अनुभाग में संवैधानिक अवकाश का प्रावधान है? पेड लीव्स कहाँ पे मिलती हैं हमें? ठीक है। असंगठित क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, इनमें से कहीं नहीं। तो जो संगठित क्षेत्र होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर लीव्स मिलती हैं, प्रॉपर पेंशन मिलती है, सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। ठीक है हमें, तो संगठित क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 118, विश्व व्यापार संगठन WTO का मूल रूप क्या है? मूल रूप से बढ़ावा देता है वित्तीय सहायता को, वैश्विक शांति को, एक तरफा व्यापार को, या बहुपक्षीय व्यापार को। जो WTO का फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ट्रेड से रिलेटेड चीज़ों पे, व्यापार से रिलेटेड चीज़ों पे बढ़ावा देता है, जो कि बहुपक्षीय व्यापार को देता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। 119 नंबर क्वेश्चन, प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संस्थापक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुगल किशोर शुक्ल, या राजा शिव प्रसाद? तो जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था उसके संस्थापक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ला। ठीक है ना। और कब से ये पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था, ये जो पेपर था? ये 30 मई 1826 को पहली बार पब्लिश हुआ था। ठीक है ना। भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ था नया भारत में? तो वो लागू हुआ था 20 जुलाई 2020 को। और बना कब था? एक्ट कब बना था इसका? 2019 में बना था और लागू हुआ था 20 जुलाई 2020 को। निम्न में से कौन सा लेनिन के अप्रैल थीसिस का भाग नहीं है? लेनिन वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, रशियन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। उसमें दो तरीके के लोग थे, एक बोल्शेविक थे, एक मेंशेविक थे। तो जो बोल्शेविक लोग थे उनका जो नेता था वो कौन था? व्लादिमीर लेनिन था। ठीक है। तो उसने क्या, एक चीज़ को उसने फिर एक अप्रैल थीसिस दिया था, उसमें उसने कुछ बातें लिखी थी, ये बताना है कि इनमें से कौन सा उससे रिलेटेड नहीं है। युद्ध का अंत, सभी के लिए मताधिकार, किसानों को भूमि का स्थानांतरण किया जाए, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो उसने क्या नहीं बोला था इसमें? सभी के लिए मताधिकार नहीं था, बाकी तीनों चीज़ें थी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। उपोष्ण उच्च वायुदाब में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली पवनें कहलाती हैं। देखो, जो विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलती हैं, ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के आसपास, तो उनको क्या कहते हैं? कौन सी हवाएं होती हैं? वो पछुआ हवाएं होती हैं, पश्चिमी पवनें होती हैं, वेस्टर्लीज होती हैं। ठीक है। सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करें तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है। ये घास के मैदान बता रखे हैं और इनके देशों के नाम बता रखे हैं, हमें मैच करना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही है। तो जो पुस्ताज है ये कहाँ पे कहते हैं? हंगरी में कहते हैं, 1 का 2 होगा। कंपोज कहाँ पे कहते हैं? ब्राज़ील में कहते हैं। लानोस कहाँ पे कहते हैं? ओरिनोको बेसिन में। और सेल्वास अमेज़न बेसिन में। ठीक है। तो जो राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का क्या हो गया? 2, 3, 4 एंड 1, ऑप्शन
4 इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। जर्मनी में नाजी तानाशाही की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको याद होगा ना, नाजी पार्टी हिटलर की थी जर्मनी में, ठीक है। तो उसकी जो तानाशाही डिक्टेटरशिप स्टार्ट हुई थी वो कब से स्टार्ट हुई थी? 1933 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। द्विदलीय पद्धति पाई जाती है, 2 पार्टी सिस्टम। इलेक्शन में अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की पार्टीज होती हैं, ठीक है। कहीं पे 1 पार्टी सिस्टम होता है, कहीं पे 2 पार्टी सिस्टम होता है और कहीं पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि 2 पार्टी सिस्टम कहाँ होता है, फ्रांस में, भारत में, चीन में या यूएसए में। तो जो 2 पार्टी सिस्टम है ना, ये यूएसए में होता है। फ्रांस और इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है और चाइना में 1 पार्टी सिस्टम होता है, ठीक है। तो यूएसए इसका राइट आंसर होगा। फ्रांस और इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम, चाइना हैज 1 पार्टी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें कौन सा राइट नहीं मेंशन है इनमें से, ये बताना है। स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल मेंशन है, आर्टिकल 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार बताता है, 14 से 18 है ना। काम का अधिकार कोई अधिकार नहीं है। रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, तो जो राइट टू इक्वालिटी है वो कौन से आर्टिकल में? 19 से लेके 22 तक समानता का अधिकार है। और हमारे पास किसी की संस्कृति की रक्षा करने का भी अधिकार है, आर्टिकल 29 और 30 में, 29 और 30 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा काम का अधिकार, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। डिफ्यूज्ड डे लाइट क्या होती है? विसरित दिवा प्रकाश। सौर्य विकिरण जो कि शून्य में चला जाता है, तो सौर्य प्रकाश जिसे पृथ्वी भौर तथा गोधूली के समय प्राप्त करती है। पार्थिव विकिरण या ओजोन परत द्वारा प्राप्त सौर्य विकिरण। तो जो डिफ्यूज डे लाइट होती है ये वो लाइट होती है जो स्कैटर होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना, उसको कहते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? देखो आपको पता होगा ना, 3 प्रकार की चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें होती है, रूपांतरित और कायांतरित, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, कायांतरित रॉक नहीं है। तो संगमरमर, क्वार्ट्जाइट, ग्रेफाइट और गैब्रो। तो संगमरमर, क्वार्ट्जाइट और ग्रेफाइट क्या है? ये तीनों ही कायांतरित चट्टानें हैं, बट गैब्रो क्या है? आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक है। तो इसका आंसर भी गैब्रो होगा। ग्रीनविच मध्यमान समय स्थानीय समय है 180 डिग्री पूर्वी मध्याह्न का, 180 डिग्री पश्चिमी मध्याह्न का, 180 पूर्वी तथा 180 पश्चिमी दोनों मध्याह्नों का या प्रधान मध्याह्न का। जो ग्रीनविच टाइम होता है हमारा मीन टाइम होता है, वो कहाँ का लोकल टाइम होता है? प्राइम मेरिडियन का होता है, प्रधान मध्याह्न का होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 130, 19वीं शताब्दी में यूरोप के उदारवादी मुख्यतः किस वर्ग के थे? लिबरल्स ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप प्रीडोमिनेंटली बिलोंग टू विच क्लास? शासक, पादरी, कुलीन और बुर्जुआ। तो जो 19वीं शताब्दी के जो यूरोप के उदारवादी लोग थे वो कौन से वर्ग के थे? बुर्जुआ वर्ग के थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप को मापने का पैमाना नहीं है? रिक्टर, मर्केली, रोसीफेरल और मो। तो इनमें से कौन सा हम यूज़ नहीं करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए? मो का यूज़ नहीं होता है, बाकी तीनों का यूज़ होता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? 1939 में, 1940 में, 1941 में, 1942 में। तो यूएसए कब शामिल हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में? 1941 में शामिल हुआ था, 7 दिसंबर 1941 को शामिल हुआ था, ठीक है।
और वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक चला था? 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा टाइम युद्ध में चला जाता था और कितने रिसोर्सेज वेस्ट होते थे। फ्रीडम फॉर फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लॉर्ड ब्राइस के द्वारा, नेल्सन मंडेला के द्वारा, आंग सान सू की द्वारा या जेएस मिल के द्वारा? तो जो बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर किसने लिखी है? तो फ्रीडम ऑफ फियर लिखी है आंग सान सू ने, ठीक, आंग सान सू की ने, ठीक है ना। जो सारगेसो सी है, सारगेसो सागर है, वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में या दक्षिणी प्रशांत महासागर में? तो कहाँ पर है? नॉर्थ अटलांटिक महासागर में है, मतलब कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और ये वर्ल्ड का ऐसा ओनली सी है जिसका कि कोस्ट लाइन नहीं है, ठीक है ना। इस जो सागर का है ना, इसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है और ये सिर्फ ऐसा एक ही सी है जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है। एक 135 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं सही विकल्प चुनें। देखो, आविष्कार का मतलब इन्वेंशन का नाम बता रखा है और किसने इन्वेंट किया है उससे हमें इसे मैच करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 135 है, इसका क्या आंसर होगा? जो पावर लूम है ना, उसकी इन्वेंशन किसने करी थी? उसकी इन्वेंशन करी थी एडमंड कार्टराइट ने, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा? सी। टेलीग्राफ का इन्वेंशन किसने किया था? सैम्यूल एफ बी मॉर्स ने, ठीक है। और वाटर फ्रेम का इन्वेंशन किसने किया था? जो वाटर फ्रेम का इन्वेंशन होता है वो रिचार्ड आर्कराइट ने किया था। और सीड ड्रिल का इन्वेंशन जेथरो टल ने किया था, ठीक। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? CADB। CADB किसमें है? ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 136, बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी कब घोषित किया गया था? 1801 में, 1810 में, 1819 में या 1829 में? तो कब किया गया था? 1819 में किया गया था। भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम अवस्थित है? जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है, उसकी जो सबसे पास्ट जो कौन सा शहर है ये बताना है, ठीक है। जोधपुर, रायपुर, रांची या कोलकाता? रांची है ना, वो उसके सबसे पास है। जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया, चित्र किसने बनाया था? ये जो पिक्चर थी ना, राइन नदी पर पहरा देती हुई जर्मेनिया, किसने बनाई थी? राफेल ने, माइकल एंजेलो ने, लॉरेंस क्लेसन ने या लियोनार्डो दा विंची ने? तो किसने बनाई थी? लॉरेंस क्लेसन ने, ठीक है। देखो, भारतीय संविधान के भाग और उसमें क्या चीज गिवन है ये बता रखा है, हमें ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो भाग 2 है उसमें नागरिकता है, बिल्कुल सही। कौन से आर्टिकल में नागरिकता होती है? 5 से 11, भाग 2। और आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 19 में संविधान का संशोधन नहीं, आर्टिकल 20 में है संविधान का संशोधन, ठीक है ना। सॉरी, भाग 20 में है संविधान का संशोधन और जो आर्टिकल है उसका क्या है? 368। भाग 5 में क्या है? यूनियन, संघीय कार्यपालिका, द यूनियन, बिल्कुल सही। और इसका आर्टिकल क्या है? 52 से लेके 151 तक, 52 से लेके 151 तक। और भाग 15 में क्या है? इलेक्शन, जिनका आर्टिकल है आर्टिकल 324, ठीक है ना। 324 से लेके 329। तो इसका आंसर क्या होगा?
ऑप्शन 2। पार्ट 19 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं है, पार्ट 20 में है ये, ठीक है। और आर्टिकल क्या है? 368। सूची और अंतर वस्तुओं के लिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? रजनी कोठारी, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। जयप्रकाश नारायण, कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। एम.एन. श्रीनिवासन, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसे। तो इनमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है। तो जो ऑप्शन ए है रजनी कोठारी और एम.एन. श्रीनिवास का, ये दोनों सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आ और सा, ए एंड सी ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141, सम्राट के दैवीय एवं पूर्ण अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया था। किसने किया था? रूसो ने, मोंटेस्क्यू ने, जॉन लॉक ने या वोल्टेयर ने? किसने किया था इसका? वो तो जॉन लॉक ने किया था, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 142, सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये बताना है कि कौन किससे मैच करेगा। तो राष्ट्रीय लोकदल कौन सा है? राष्ट्रीय ए का डी होगा, ठीक है। राष्ट्रीय लोकदल राज्य दल है एक। भारतीय जनता पार्टी क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। कांग्रेस पार्टी क्या है? एक कांग्रेस पार्टी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेफ्ट फ्रंट है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, खर्च योग्य वैयक्तिक आय बराबर होती है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में भी आया है, ठीक है। तो देख लो कि PYQ के क्वेश्चंस की भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप 4-5 साल के पेपर करोगे तो आपको 4-5 क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे सेम, और उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो खर्च करने योग्य आय क्या होती है? जो एक व्यक्ति की व्यक्तिगत आय होती है, उसमें से जब वो अपने टैक्सेस को माइनस कर देता है तब उसके पास खर्च करने योग्य व्यक्तिगत आय आ जाती है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आ जाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। निर्वाचक गण है। इलेक्टोरेट मीन्स क्या होता है? मतदाताओं की संस्था या समूह, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, संसद के नामजद सदस्य, चुनाव में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। तो कौन होते हैं? मतदाताओं की संस्था या समूह। जो लोग वोट देते हैं ना, उनको निर्वाचक कहते हैं। उन्नीसवीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद में बाधक समझी जाने वाली शक्तियां थी। कौन सी शक्तियां थी जो राष्ट्रवाद में बाधा डालती थी? हैब्सबर्ग राजशाही, बौद्धिक वर्ग, ऑटोमन राजशाही या श्रमिक वर्ग? तो कौन से थे? हैब्सबर्ग वर्ग थे और ऑटोमन राजशाही था। तो इसका आंसर होगा ए एंड सी। ऑप्शन 1 इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। दो दलीय पद्धति बेहतर है क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम इज बेटर बिकॉज वह कैबिनेट को निरंकुश अधिकार देती है, वह विरोधी दल को शासन की गैर जिम्मेदार आलोचना करने का मौका देती है, वह शासन में सहजता से बदलाव लाने को संभव बनाती है, वह मिलीजुली सरकार बनाने में आग्रता प्रदान करती है। देखो अगर सिर्फ एक ही पार्टी सिस्टम होगा किसी देश में तो वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, लोगों को उसे ही सहना पड़ेगा, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होगी, ठीक है। मगर अगर 2 या मोर देन 2 पार्टीज होंगी, मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, तो क्या होगा ना कि जो विरोधी दल के लोग होंगे ना, अगर वो जो पार्टी रूल कर रही है वो कुछ भी गलत करेगी तो वो उसकी तुरंत आलोचना करेगी, तुरंत क्रिटिसाइज करेगी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2।
क्वेश्चन नंबर 147, लैंगिक विभाजन से हमारा अभिप्राय होता है जेंडर डिविजन्स वी यूजुअली रिफर टू, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना। तो जो लैंगिक विभाजन होता है उसका क्या मतलब होता है ना कि जो समाज ने स्त्री और पुरुषों को अनइक्वल रोल्स दे रखे हैं ना, वही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर 1 कि औरतें सिर्फ घर का काम करेंगी, आदमी बाहर का काम करेंगे। औरतों का काम सारा घर का है, उनको घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और उनके काम की कोई वैल्यू भी नहीं होती है। तो ये जो रोल हमें सोसाइटी ने दिया है ना, इसी को कहते हैं लैंगिक विभाजन। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित घटना, एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर चला गया पेपर। निम्नलिखित घटना का सही कालक्रम चुनिए। चंपारण सत्याग्रह, लखनऊ समझौता, खेड़ा सत्याग्रह या जलियांवाला बाग मसाकरे। तो कौन सा सबसे पहले हुआ था? सबसे पहले हुआ था लखनऊ समझौता। ठीक है, लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और फिर जलियांवाला बाग मसाकरे हुआ था 1919 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ए, सी, डी, ऑप्शन 2। निम्नलिखित प्रारंभिक समाजवादियों में से किसने न्यू हार्मनी नामक सहकारी समुदाय की स्थापना की थी? तो न्यू हार्मनी नामक सहकारी समुदाय, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कम्युनिटी की स्थापना किसने करी थी? यूएसए में किसने करी थी? एडम स्मिथ ने, रॉबर्ट ओवेन ने, लुई ब्लैक ने या जॉन स्टुअर्ट मिल ने? तो किसने करी थी? रॉबर्ट ओवेन ने करी थी। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ज्वालामुखी पर्वत बता रखे हैं और देश का नाम बता रखे हैं। ठीक है, माउंट अगुंग जापान, माउंट मेयोन फिलीपींस, माउंट मेरापी इंडोनेशिया और माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर। तो जो माउंट अगुंग है ना, ये जापान में नहीं है, ये इंडोनेशिया में है और यही गलत है। ठीक है, माउंट अगुंग कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है, जापान में नहीं है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।